आधे घंटे में दो दो सब्जी। इनको तो बस खाने से मतलब है, वो भी लाट साहबों को दो दो सब्जी खानी है हर दिन, वो भी आधे घंटे में सब्जी बनी हुई चाहिए। अब आधे घंटे में दो दो सब्जी बनाकर तो मैं थक चुकी हूँ। रोज तीनों वक्त बस यही हबड़ा तबड़ी रहती है, ये बनाओ वो बनाओ। आखिर क्या वजह थी जो ज्योत्सना लगातार यूं ही बड़बड़ाए जा रही थी? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत। इस घर का नियम है बहू, जो भी बनाना हो वो सास से पूछकर ही बनाना होता है। और हाँ, इस घर में तीनों वक्त दो दो सब्जी बनती है, एक गीली और एक सूखी। और हाँ, जब भी सब्जी बनानी हो वो मुझसे पूछकर ही बनेगी, समझ गई ना? ऐसा कहकर सास अंदर चली जाती है। फरमान तो ऐसे सुना रही है जैसे किसी महल की महारानी हो और मैं इनकी नौकरानी। इसके बाद ज्योत्सना घर के कामकाज में लग जाती है। फिर शाम के समय ज्योत्सना, कहीं नहीं मम्मी जी, फिर आप बता दीजिए रात के खाने में क्या बनाना है। अभी मैं पूजा करने बैठी हूँ, अभी डिस्टर्ब मत कर, मैं उसके बाद बताती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अब सरस्वती पूजा करने बैठ जाती है और ज्योत्सना सोचती है, माँ जी को तो अभी समय लगेगा, अब तब तक मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, इतनी देर में आटा लगा लेती हूँ और रायता बनाकर रख देती हूँ। ज्योत्सना रसोई में जाकर काम करने लगती है, लेकिन उसकी सास को पूजा में काफी समय लग जाता है। हे भगवान, 8 तो बज गए, 8:30 बजे तो सबको डिनर चाहिए होगा। ये माँ जी ना जाने कब बताएंगी कि बनाना क्या है। सरस्वती को पूजा करते हुए पूरे 8 बज जाते हैं। कुछ देर बाद वो पूजा करके बाहर आती है। सुन बहू, एक काम कर, तू अभी गोभी की सब्जी और साथ में तरी वाली एक सब्जी यानी मटर पनीर बना ले। अब आधे घंटे में ये दोनों चीजें कैसे बनाऊं? मम्मी जी एक काम करिए ना, आप तब तक सब्जी काट दीजिए, जितनी देर में मैं मटर पनीर बना लेती हूँ। अच्छा, अब तू सास से काम कराएगी, और वैसे भी अभी मुझे तुलसी को भी दिया करने जाना है। अब मरता क्या न करता। ज्योत्सना जल्दी से रसोई की ओर जाती है और एक तरफ आलू गोभी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाती है और दूसरी तरफ मटर पनीर बनाने लगती है। साथ ही उसकी नजर घड़ी पर भी थी, क्योंकि ठीक 8:30 बजे सभी लोग खाने के लिए बैठ जाया करते। इसके बाद ज्योत्सना आधे घंटे में दोनों सब्जियां बनाकर सबको परोसती है। सबके खाना खाने के बाद वो रसोई का काम निपटाकर थकी हारी अपने कमरे में चली जाती है और सुबह 5 बजे जाग जाती है। फिर नहाने के बाद अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ, दरवाजा तोड़ेगी क्या? माँ जी सब्जी बता देते कि क्या बनानी है। अरे अभी 5 बजे, सोने भी नहीं देगी क्या? चल अब जा सोने दे, बाद में आना। मेरी नींद खराब करके खुद इनको आराम से सोना है, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। ज्योत्सना तब तक बाकी के काम निपटाने लगती है। ऐसे ही सुबह के 7 बज जाते हैं। अरे बाप रे, 7 बज गए। मम्मी जी को कमरे में चाय देकर आती हूँ, इसी बहाने पूछ भी लूंगी कि क्या बनाना है, नहीं तो 7:30 बज जाएंगे। ज्योत्सना चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी चाय पी लीजिए और अब तो बता दीजिए क्या सब्जी बनानी है। अरे रुक जा, जरा सुस्ताने तो दिया कर। एक काम कर, दाल चावल और सूखी भिंडी की सब्जी और रोटी बना ले। दाल चावल ये लोग खा लेंगे और भिंडी की सब्जी और रोटी ये लोग लेकर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, 7:30 बजे तक दोनों चीजें बना ले। प्रीति भी उठ गई होगी, उसको भी कॉलेज जाना होगा, और राघव को ऑफिस। अब जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर ले। जानती हो ना इनका कॉलेज और ऑफिस कितनी दूर है। टाइम से निकलेंगे तो ही 9 बजे तक पहुँच पाएंगे। हे भगवान, आधे घंटे में कैसे होगा सब? अब वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और फिर जल्दी जल्दी में सबके लिए जैसे तैसे खाना बनाकर तैयार कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। सरस्वती के घर का यही रिवाज था कि जो भी सब्जी बनेगी वो सास से पूछ कर ही बनेगी, और सरस्वती ज्योत्सना को हमेशा एंड टाइम पर ही बताती, जिस कारण उसको आधे घंटे में 2 सब्जी बनानी पड़ती है। एक रोज सरस्वती फोन पर, क्या तू सच कह रही है उर्मिला, तू मेरे शहर आई हुई है और आधे घंटे में यहाँ आ रही है? अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, आजा आजा। वैसे भी बड़े दिन हो गए तुझसे मिले हुए, इसी बहाने तुझसे और तेरे बच्चों से मिलना भी हो जाएगा। अच्छा चल आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। अपनी चचेरी बहन के आने से सरस्वती खुश हो जाती है और वो फोन काटते ही ज्योत्सना को आवाज देती है, बहू ओ बहू। हाँ मम्मी जी, बुलाया आपने, कुछ काम था? नहीं, तेरी आरती उतारनी है। क्या मैं इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हूँ? चुप कर, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेरी चचेरी बहन अपने बेटा बेटी के साथ, उनकी ट्रेन है, वो थोड़ी देर में चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले खाना खाएंगे और आधे घंटे में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तू जाकर उनके लिए सब्जियाँ तैयार कर दे। हे राम, ये मेरी शामत क्यों आती है हर बार? बहू देख रही हो ना घड़ी, सिर्फ आधा घंटा है। रोज की तरह आज भी 2 सब्जी तैयार करनी होगी, एक सूखी और एक रसदार। अब जल्दी जा, मेरी शक्ल क्या देख रही है खड़ी होकर? जी माँ जी, पर आज तो मैं सोच रही थी कि पूरी के साथ सिर्फ आलू की ही सब्जी रहेगी। नहीं नहीं, ये घर का नियम है, मेज पर 2 सब्जी रखनी है, वरना वो लोग क्या कहेंगे कि बहू आलसी है। आलसी मैं? आधे घंटे में 2 सब्जी बनाना क्या आसान है? ज्योत्सना जल्दी से रसोई में जाती है और काम पर लग जाती है। आधे घंटे बाद उर्मिला अपने बेटे बहू के साथ उनके घर। तू तो बड़ी कमजोर हो गई उर्मिला, तेरी बहू ठीक से खाना नहीं देती है क्या?
अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। वो तो मैं ही हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ। इसके बाद ज्योत्सना उन सबको खाना परोसती है। भले ही उसने खाना आधे घंटे में बनाया हो, लेकिन वो काफी मजेदार बना था। खाना खाकर वो सब लोग वहाँ से चले गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन ज्योत्सना बाजार जाने के लिए घर से निकलती है कि तभी पीछे से एक ऑटो आकर उसको टक्कर मार देता है। आह, हे भगवान, अंधा है क्या? देख कर नहीं चल सकता। माफ करना मैडम जी, देखा नहीं, लेकिन गलती आपकी भी है। आप ही रॉन्ग साइड से आ रही थी। आओ मेरा पैर। अब ज्यादा बड़बड़ मत कर और मुझे अस्पताल ले चल। वो ऑटो वाला उसे ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट करते हैं। हे भगवान, बस हड्डी न टूटी हो, नहीं तो मेरे घर का क्या होगा, कैसे मैनेज होगा सबका। तब तक उसके ससुराल वाले भी आ जाते हैं। अरे बहू, कैसे हुआ ये सब? तू देख कर नहीं चल सकती थी क्या? देखिए, इनके पैर की हड्डी टूटी है, इसीलिए अब इन्हें 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर रहना होगा। लो, हो गया बेड़ा गर्क। जिस बात का डर था वही हुआ। अब वो ज्योत्सना को लेकर घर आ जाते हैं। ज्योत्सना तो अब पूरी तरह बेड रेस्ट पर थी। तभी उसकी सास रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन उन्हें खाना बनाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। अरे माँ, खाना ले भी आओ। ऐसे कौन से पकवान बना रही हो जो इतना वक्त लग रहा है? चुप कर, इतने वक्त बाद बना रही हूँ तो वक्त तो लगेगा ही ना। सास करेले की सब्जी खाने को देती है। ये क्या है माँ? जो है चुपचाप खा ले। एक तो जानबूझकर कॉलेज से लेट आई ताकि माँ के साथ रसोई में हाथ ना बटाना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो तो मेरे कॉलेज में लेक्चर देर तक चला इसलिए। फिर सास बहू को खाना देने उसके कमरे में गई। अरे वाह ज्योत्सना, तेरे तो भाग खुल गए। आज तेरी सास के हाथों का खाना भी खाने को मिल जाएगा तुझे। लेकिन इतनी आसानी से इन्हें मैं कैसे छोड़ दूँ? मुझे इतना परेशान किया है, अब मेरी बारी है। अरे ये क्या माँ जी, आप अब खाना लाई हैं? आप जानती है ना ये मेरा दवाई का वक्त है। 9 बजे मुझे दवाई खानी होती है, तो आप खाना ना जल्दी बना लिया कीजिए। अब आज तो मैं देर से खा लेती हूँ, लेकिन कल से कोशिश कीजिएगा कि समय पर दवाई मिल जाए। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगी। और ये एक अकेली सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी कहाँ है? अब आपने हमें 2-2 सब्जी खाने की आदत डाल दी है, तो सूखी सब्जी के साथ तरीदार सब्जी की भी आदत हो गई है ना। हाँ हाँ, कल से बना दूंगी। अब ज्योत्सना को मौका मिल गया था अपनी चाल चलने का। उसकी सास और ननद अब दोनों मिलकर रसोई में काम करती। माँ जी देखिए, घड़ी में 8:30 बज गए, फिर मुझे 9 बजे दवाई खानी है। हे भगवान, सब्जी लाने में देर हो गई और समय का पता ही नहीं चला। अब आधे घंटे में खाना कैसे बनाऊं? माँ जी, और 2-2 सब्जी बनानी है, याद है ना? ज्योत्सना अपने कमरे से बैठे बैठे ही चिल्लाए जा रही थी। हाँ हाँ याद है। सास जल्दी जल्दी हाथ चलाती है। अरे बेटी जल्दी कर। अब सास ननद दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाती हैं, लेकिन फिर भी आधे घंटे में उनसे खाना नहीं बन पाता। ये पता नहीं भाभी कैसे इतनी जल्दी खाना बना लेती हैं। अरे कौन सी बड़ी बात है, कल से हम भी बना लेंगे। वो तो बस आज थोड़ी देर हो गई। अगले दिन वो फिर किसी न किसी काम में फंस जाती है और उसके पास खाना बनाने के लिए मुश्किल से आधा घंटा ही बचता। और इस आधे घंटे में सब्जी बनाने की जो जद्दोजहद पहले बहू करती थी, वही अब सास को करनी पड़ रही थी। तब उसे समझ आता है कि कैसे उसकी बहू रोज तीनों वक्त आधे आधे घंटे में 2-2 सब्जियां बनाने की जद्दोजहद से लड़ती है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है। और कुछ दिन बाद जब उसकी बहू पूरी तरह ठीक हो जाती है, तब माँ जी खाने में क्या क्या बनाना है जल्दी बता दीजिए। बहू जो तेरा दिल करे बना ले, और हाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है, जितना वक्त लगे आराम से बना ले। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सूरज कहाँ से निकला है आज? आप सच कह रही है माँ जी? हाँ बहू। ये सुनकर ज्योत्सना बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद वो कभी उसको आधे घंटे में 2 सब्जी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। बहू खबरदार, जो तूने उस खिड़की को खोलकर ढाबे के अंदर झांका भी तो वहाँ पर उल्टे सीधे लोग आते हैं, उधर देखना भी मत। दरअसल कुछ दिन पहले ममता जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल के बाहर पहुंची तो सामने बहुत बड़ा ढाबा था। उसने अपने पति से पूछा, सुनिए जी, हम लोग यहाँ रास्ते में ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके हैं क्या? अरे नहीं पागल, यही तुम्हारा ससुराल है। इसका मतलब हम लोग ढाबे में रहेंगे? भाभी, ढाबे के जस्ट बगल में जो घर दिखाई दे रहा है वो आपका ससुराल है। ये ढाबा भी हमारा है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि ढाबे के बगल में ही मेरा ससुराल है। खैर सास ने गृह प्रवेश कराया और सारे लोग घर के अंदर आ गए। विनोद बेटा, घर की औरतों को मुंह दिखाई की रस्म करने दो, हम लोग ढाबे पर चलते हैं। शादी के चक्कर में कई दिनों से काम धंधा नहीं चल रहा होगा। हाँ पिताजी चलिए। दरअसल विनोद उस ढाबे में हलवाई का काम करता था और उसके पिता गल्ले पर बैठते थे। वो दोनों ढाबे पर जाकर अपना काम करने लगे। बहू तुम थक गई होगी, जाकर कमरे में आराम करो। ठीक है माँ जी। ममता अपने कमरे में चली गई। वहाँ ढाबे से कुछ आवाजें आ रही थी। एक हाफ मटर पनीर लगाना जरा। अरे भाई, हमने दाल मांगी थी, अभी तक दाल नहीं मिली। और हाँ, 2 नींबू ले आना। ये सब आवाजें दीवार में कान लगाकर ममता सुन रही थी। उसी दीवार में एक खिड़की भी थी।
अरे वाह, ढाबे के बगल में ससुराल होने से ये फायदा है, कितनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। खिड़की खोलकर देखती हूँ। ममता ने जैसे ही खिड़की खोली तो दूसरी तरफ ढाबे के अंदर बैठे सारे ग्राहक उसे दिखने लगे। तभी कमरे में उसकी सास और ननद आ गई। बहू, खबरदार, जो तूने उस खिड़की को खोलकर ढाबे के अंदर झांका भी तो वहां पर उल्टे सीधे लोग आते हैं, उधर देखना भी मत। क्यों सासू माँ, यहाँ से नजारा बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देखिए ना। बहू, बच्चों वाली हरकतें मत करो वरना ये खिड़की हम बंद करवा देंगे। खैर ममता ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। धीरे धीरे रात हो गई। तभी ममता ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, रात हो गई है, खाने में क्या बनाना है? तभी उसका पति विनोद वही खिड़की खटखटाने लगा। अरे माँ, पायल, ममता, खिड़की खोलो जल्दी से। ममता ने खिड़की खोल दी। विनोद कुछ बर्तन पकड़ाने लगा। बहुत सारा खाना बच गया, आज रात खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ढाबा बंद करके दोनों बाप बेटे घर वापस आ गए। क्या हुआ जी, खाना तो बहुत बच गया। अरे तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि माँ के गुजर जाने के बाद हमारा ढाबा चलना ही बंद हो गया। चलो खाना पीना खाकर सो जाते हैं। तो इस तरह ममता को खाना नहीं बनाना पड़ा। सब वही ढाबे वाला खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। आज ममता और विनोद की सुहाग रात थी, लेकिन विनोद बहुत परेशान था। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं ममता, जब तक मेरी दादी जिंदा थी तब तक हमारा ढाबा खूब चलता था, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने आना ही बंद कर दिया। अब सिर्फ कुछ ट्रक वाले ही मजबूरी में रुक जाते हैं। अरे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। खैर सुहागरात मनाने के बाद वो दोनों सो गए। अगली सुबह भी ममता को खाना नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि सारा खाना ढाबे से ही आ गया। वहीं दूसरी तरफ ढाबे में, अरे भाई साहब, जो स्वाद आपकी माँ के हाथों में था वो विनोद के हाथों में नहीं है। भाई साहब, अब मैं अपनी माँ को भगवान के पास से वापस तो नहीं ला सकता। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मेरे दिल में जो था वो कह दिया। ये ढाबा आपकी माँ की वजह से ही चलता था, उन्हीं की वजह से हम यहाँ आते थे। ये सब बातें ममता कान लगाकर अपने कमरे से सुन रही थी। इसका मतलब लोगों को वो स्वाद नहीं मिल रहा है जो मेरी दादी सास बनाया करती थी, इसीलिए ढाबा चलना बंद हो गया। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज उसने अपनी ननद से कहा, पायल, अपने भैया और पापा से बोलो कि एक दिन मैं जाकर ढाबे में खाना बनाती हूँ, हो सकता है मेरे हाथ का स्वाद उन्हें पसंद आ जाए। तभी वहां पर उसका ससुर आ गया। बहू, खबरदार, जो उस ढाबे के अंदर जाने की सोची भी तो। इतना बोलकर उसका ससुर वहां से गुस्से में चला गया। भाभी, ऐसी बातें मत बोला करो। दादी के जाने के बाद भैया और पापा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे, क्योंकि ढाबा चल नहीं रहा है। उस रात ममता ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ मैंने एक बार भी खाना नहीं बनाया, आज मैं बनाती हूँ ना खाना। तभी वहां पर विनोद ढेर सारा ढाबे का बचा हुआ खाना लेकर आ गया। ममता, अगर तुम यहाँ खाना बनाओगी तो ढाबे का खाना तो बर्बाद चला जाएगा। तो इस तरह उस दिन भी ममता खाना नहीं बना पाई। सारे लोग वही ढाबे वाला खाना खाकर सो गए, लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। मुझसे विनोद जी और ससुर जी का दुख नहीं देखा जाता। यही सब सोचते सोचते ममता सो गई। तभी उसके सपने में दादी सास आ गई। बहू, अब तुम ही इस ढाबे को संभाल सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे हाथों में भी वही स्वाद है जो मेरे हाथों में था। तुम किसी तरह चुपके से खिड़की के रास्ते ढाबे में जाओ और रात भर में सारा खाना बना दो। मुझसे अब अपने बेटे और पोते का दुख देखा नहीं जाता। तभी अचानक ममता की नींद खुल गई। घड़ी में देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। ये कैसा सपना था? मेरी दादी सास ने जो मुझसे सपने में कहा, क्या मुझे वो करना चाहिए? मुझे लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए। ममता चुपके से उठी। धीरे से उसने खिड़की खोली और ढाबे के अंदर घुस गई। उसने रात भर मेहनत करके अच्छा खाना बनाया और सुबह के 5 बजे उसी खिड़की के रास्ते वापस आ गई। अगली सुबह जब उन लोगों ने ढाबा खोला तो विनोद ने देखा। ये क्या पिताजी, सारा खाना तो हम लोगों ने रात में खा लिया था, फिर ये कहां से आया? बेटा, ये खाना कल का तो नहीं लगता, बिल्कुल ताजा लग रहा है, सब कुछ गर्म है। तभी अचानक ढेर सारे ग्राहक आने शुरू हो गए। अरे बड़े दिनों बाद आपके ढाबे से वही पुरानी खुशबू हमें खींच लाई। ऐसा लग रहा है आपकी दादी वापस आ गए विनोद जी। जल्दी से हमें खाना खिलाओ। विनोद और उसके पिता को कुछ समझ नहीं आया। खैर उन लोगों ने वही वाला खाना उन लोगों को परोस दिया। धीरे धीरे पूरा ढाबा ग्राहकों से भर गया। विनोद, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुमने बिल्कुल अपनी दादी जैसा खाना बना ही दिया आज। लेकिन विनोद बड़ा परेशान था, क्योंकि उसने तो आज खाना बनाया ही नहीं था। उस दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक ग्राहकों की भीड़ लगी रही और पहली बार सारा खाना खत्म हो गया।
ढाबा बंद करके विनोद और उसके पिता खाली हाथ इस बार घर आए। क्या हुआ, आज खाना नहीं बचा क्या? अरे माँ, आज तो चमत्कार हो गया। सुबह जब हमने ढाबा खोला तो खाना पहले से बना हुआ था और पूरे दिन ग्राहक लगातार आते रहे। पूरा खाना खत्म हो गया। इतने सालों बाद इतने सारे ग्राहक देखकर हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो खाना आखिर बनाया किसने था। अगर मैं सच्चाई बता दूंगी तो ससुर जी मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। बहू, आज पहली बार तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज ढाबे का खाना तो बचा नहीं। ठीक है पिताजी, अभी बनाती हूँ। ममता ने खुशी खुशी आज पहली बार अपने ससुराल में खाना बनाया, लेकिन जैसे ही सारे लोग खाने लगे वैसे ही दंग रह गए। बहू, ये स्वाद तो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। हाँ ममता, ये तो ठीक वही स्वाद है। मुझे खुशी है कि आज मैंने पहली बार खाना बनाया और आपने मेरे खाने की तुलना दादी सास के साथ कर दी। खैर, सारे लोग उस रात खुशी खुशी सो गए, लेकिन अगले दिन ढाबे में विनोद ने खाना बनाया तो ग्राहक फिर शिकायत करने लगे। विनोद, तुमने सिर्फ एक दिन ही अपनी दादी जैसा स्वादिष्ट खाना बनाया और दूसरे दिन बेड़ा गर्क कर दिया। चलो दोस्तों, हमें नहीं खाना यहाँ पर। उस दिन उनका ढाबा फिर से चलना बंद हो गया। फिर से विनोद और उसके पिताजी परेशान हो गए। इसलिए रात में ममता ने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ससुर जी, मैं आपसे डरती थी, इसलिए कल मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई थी। अरे बहू, तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। तुम हमारे ढाबे में नहीं आ सकती, लेकिन आज के बाद सारा खाना तुम इसी घर में बनाओगी और खिड़की के रास्ते पहुंचाती रहोगी हम तक। ठीक है पिताजी। अब ममता घर के अंदर ही सारा खाना बनाकर खिड़की के रास्ते विनोद को दिया करती थी और उस दिन से उनका ढाबा खूब चलने लगा।